नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बातचीत करेंगे छांगुर बाबा के मकड़ जाल की। बलरामपुर, यह शब्द बीते कुछ दिनों से हर एक दर्शकों के दिलो दिमाग में गूंज रहा है। ये वही जगह है जहां एक व्यक्ति ने अवैध धर्मांतरण का ऐसा रैकेट चलाया जिसके कई शिकार हुए। हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर या डरा धमकाकर धर्मांतरण कराने वाले उतरौला के मधुपुर गांव में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर एक्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से 3 बीघे जमीन में बनी 40 कमरों वाली कोठी को गिराने के लिए पहले 3 बुलडोजर लगाए गए। जमालुद्दीन उर्फ जांगुर बाबा पुलिस की गिरफ्त में है। अब प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी छांगुर बाबा पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। दरअसल ईडी ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण मामले में एफआईआर दर्ज की है। ईडी धर्मांतरण केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी। ईडी की लखनऊ यूनिट ने देर शाम केस दर्ज किया है। बहुत जल्द ईडी इस केस से जुड़े आरोपियों से पूछताछ करेगी। धर्मांतरण के विदेशी कनेक्शन और मनी ट्रेल के बारे में भी पता लगाया जाएगा। अवैध धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का गिरोह संगठित रूप से कार्य कर रहा था। पारिवारिक समस्या हो या फिर गरीबी से परेशानी, लोगों को इन सब से छुटकारा दिलाते थे छांगुर बाबा। और छांगुर बाबा के फंड को खपाने की रणनीति भी तैयार रहती थी। चंदा जुटाने और उसे विदेश भेजने के लिए बाकायदा ट्रस्ट और संस्थाएं तैयार की गई थी। इस कार्रवाई के दौरान ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कड़ा संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। छांगुर बाबा ने बीते 10 साल में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई। अफसरों से इसके खास संबंध थे। अब सवाल यह है कि क्यों प्रशासन अब तक सो रहा था? धर्मांतरण का रैकेट का पर्दाफाश करने में राज्य पुलिस क्यों नाकाम रही? और कैसे काम करता था धर्मांतरण का यह रैकेट? फंड कहां से आते थे? 10 साल से कैसे प्रशासन की आंख में धूल झोंकने में यह बाबा सफल रहा? बाबा ने कितना संरक्षण प्राप्त किया और किस एवज में प्राप्त किया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश देने के बावजूद यह भी बात सामने आ रही है कि बुलडोजर कार्रवाई सही है क्या? क्या किसी खास धर्म विशेष आरोपी पर ही बुलडोजर कार्रवाई में विशेष तत्परता बरती जाती है? और यदि ऐसा है तो फिर क्यों? ये कई ज्वलंत सवाल है जिनके जवाब को आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। आखिर धर्मांतरण का यह रैकेट कैसे चलाया गया? और चलाया तो चलाया गया, किसी भी अधिकारी कर्मचारी को इसकी भनक नहीं लगी? ऐसा कैसे हो सकता है? यह भी बड़ा सवाल है। कोई व्यक्ति इतनी बड़ी कोठी को खड़ा कर देता है, अगल बगल के थानों को क्या कोई रिपोर्ट नहीं मिलती? यह अपने आप में कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब लोगों को मिलने चाहिए। और 10 साल तक यह बात बताई जा रही है कि यह धर्मांतरण का यह व्यक्ति रैकेट चला रहा था। स्वाभाविक सी बात है, अकेले तो होगा नहीं, कई लोग इसमें शामिल होंगे। क्या किसी के बारे में किसी को पता नहीं चला? इतनी आसानी से चीजें होती चली गई। छांगुर बाबा के पूरे साम्राज्य पर अब बुलडोजर चल रहा है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी याद आती है। तो क्या बुलडोजर एक्शन सही है? इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इस पूरे मुद्दे पर आज अपनी चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता रविंद्र सिंह साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता नेता अविरल मलिक साहब भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस वेद भूषण सर भी जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। इससे पहले कि मैं आरोप प्रत्यारोप और इस पूरे मुद्दे के राजनीतिकरण पर जाऊं, भूषण साहब शुरुआत में आपके साथ करता हूं। आप तो इस पूरे सिस्टम से अच्छे खासे तरीके से वाकिफ हैं सर।
ऐसा कैसे हो सकता है? कॉमन मैन के गले में यह बात उतरती नहीं कि 10 सालों से ये सब कुछ चलता आ रहा था, कोई कंप्लेंट नहीं, जिसका धर्मांतरण कराया गया उसके तरफ से क्या कोई फरियाद नहीं, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बन गई, ये सब इतनी आसानी से हो गया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। आमतौर पर तो किसी की 2 मंजिला इमारत खड़ी होती है तो लोगों को नगर निगम से लेके पुलिस विभाग, प्रशासन, सीईओ, अंचल अमीन सबको पता चल जाता है। ऐसा कैसे हो गया सर? कुणाल जी, इस देश के अंदर धर्मांतरण का इतिहास आप 10 साल में ना तलाशें। आप मुगल काल में जाएं, जहां पर जहांपना और मुगल बादशाहों की सल्तनत होती थी, उनके अपने कानून चलते थे। तमाम बादशाहों ने हिंदू लड़कियों को ये कहकर अपनाया कि हम एक प्यार करते हैं, हिंदू लड़कियों का सम्मान करते हैं। ये इतिहास बड़ा पुराना है। उसके बाद में जो ब्रिटिश शासन आया उसमें भी यही हुआ। तमाम मिशनरीज यहाँ पर आई। उड़ीसा के अंदर सबसे पहला कानून धर्मांतरण को लेकर बना, इसलिए बना क्योंकि बड़े लार्ज स्केल पर वहाँ आदिवासी लोग और SC ST या माइनॉरिटीज के लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा था। आज पंजाब में स्थिति ये हो चुकी है, जो सवर्ण जाति के सिख कम्युनिटी है तमाम कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जाकर सेटल हो गए और केवल वहां पर जो निचली जातियां हैं या निम्न जातियां हैं वो रह गई हैं। गरीब लोग हैं, उनको बरगलाया फुसलाया जा रहा है। पूरे पंजाब बिल्कुल बर्बादी के कगार पर है। क्रिश्चियनिटी इस तरह से हावी है कि गांव-गांव के अंदर चर्च खुल चुके हैं। पास्टर, जिनको पादरी जो धर्म उपदेशक होते हैं, वो नियुक्त किए जा चुके हैं। लगभग पूरे पंजाब की स्थिति ये है। और पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट, पूरे देश को पता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर जिस तरह से मिशनरीज ने वहां पर कन्वर्जन का काम शुरू किया, आज पूरा नॉर्थ स्टेट करीब क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश जो जमालुद्दीन अलिया छंगुर बाबा है, ऐसे लोगों को प्रेशर देने का काम समाजवादी पार्टी, जो आपके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी ने भरपूर उनको सहयोग किया और आज भी सहयोग कर रहे हैं। ये इनकी एक पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है, परंतु देश के लिए ये एक बहुत खतरनाक एक ट्रेंड है। और इस मामले में माननीय न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, परंतु दुर्भाग्य से अभी तक इस पर कोई भी केंद्रीय कानून नहीं है। तो कुछ स्टेट्स ने अपने कानून बनाए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है। भूषण साहब, माफ कीजिएगा सर, आपको टोक रहा हूं, लेकिन 8-9 साल से वहां पे बीजेपी की सरकार है, 10 साल से इसका साम्राज्य है। क्या इसके लिए भी समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदारी हो। आज भी उनको प्रोटेक्शन देते हैं। हाँ। आज भी देखें, जो बड़े से बड़े क्रिमिनल गैंग्स हैं, जिनको पुलिस ने एलिमिनेट कर दिया, हाँ। खुदा के पास पहुंचा दिया या जमीन में दफन कर दिया, उनके तमाम बुलडोजर से खत्म कर दिए गए। आज भी उनके लिए उनके नेता आंसू बहाते हैं, रोते हैं बुरी तरह से कि बड़ी जातियां कर रही है बीजेपी की पार्टी जो है, हिंदूवादी पार्टी। और मैं ना बीजेपी का प्रवक्ता हूँ ना समाजवादी पार्टी का। इस देश का एक सम्मानित नागरिक हूँ, यहीं पर पैदा हुआ हूँ, यहीं पर मैंने सारी सेवाएं की हैं, तो मेरा खुलकर कहने का अधिकार है। जो भी जैसा होगा उस रूप में उसको बताना ही पड़ेगा। यदि चोर है तो चोर कहना होगा, स्याह है तो स्याह कहना ही पड़ेगा। ये उनकी अपनी पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है कि किस तरह से मुस्लिम को तुष्टीकरण करा जाए, क्रिश्चियंस को खुश करके रखा जाए। सोनिया माता जिस तरह से रोती हैं जाकर, जब मुसलमानों के जो मरते हैं, मैं आपको ओखला का बताना चाह रहा था, जो उस तरफ जाके रोती हैं, तो इस सब जाति के किस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्शन कर रही हैं। अब जमालुद्दीन जैसे लोगों पर जब एक्शन हो रहा है तो बहुत दर्द हो रहा है कि गरीब आदमी है। अरे 40 कंट्रीज में जो आदमी घूम के आया हुआ है, इतना बड़ा साम्राज्य बना रखा है, कैसे वो ऐसा है हो सकता है? तमाम उसकी पॉलिटिकल पकड़ है, तमाम अफसरों तक पकड़ है। तो ऐसे जो इंसान है उसको जमींदोज कर देना चाहिए, उसको बुलडोजर नहीं। लेकिन भूषण साहब, एक और बात है, उसके बारे में आपने नहीं बताया। क्या आप इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, इसका फेलियर नहीं मान रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इस चीज से चूक गया कि किस तरह से ये आदमी रातों रात, जो एक सड़क पर एक नगीने और तमाम चूड़ियां बेचता था, अचानक इतना बड़ा साम्राज्य इस आदमी ने कैसे खड़ा कर लिया। तो ये तमाम इंटेलिजेंस का जरूर एक बहुत बड़ा एक फेलियर है। उस तरह के लोगों पर शुरू से ही निगाह रखी जानी चाहिए। पर दुर्भाग्य वही है कि फिर ऐसे लोगों के लिए बड़े बड़े एडवोकेट्स, बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी हो जाती हैं कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं। अब पूरे वर्ल्ड में आप देखिए किस तरह से टॉपोग्राफी चेंज हो रही है। यदि इसी स्पीड से क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम बढ़ता रहा तो इस हिंदुस्तान में ये दोबारा मुगल शासन आने की कगार पर है। आप देखिए डेमोग्राफी किस भयंकर तरीके से चेंज हो रही है। आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास।
अन्य दो गेस्ट भी सर वेटिंग में हालांकि आते हैं आप आ आपके नहीं पास। पाएंगे, वो उनकी मजबूरी है कि वो आएंगे राजनीति सर। में दोबारा उत्तर प्रदेश में एटलीस्ट नहीं आ ठीक है पाएंगे। भूषण साहब, आएंगे उनके आपके सपने पास, सपने रह बाकी जाएंगे। बाकियों से भी हम बातचीत कर लेते हैं। अब मलिक साहब आपके पास आते हैं। सत्ता में आप हैं, केंद्र में भी राज्य में भी, पुलिस प्रशासन सब आपके अंदर में है। इन सबके बीच एक व्यक्ति इतना बड़ा हो गया, किसी को कुछ पता नहीं चला, और ज़्यादा वक्त नहीं, 10 साल पहले के घटनाक्रम में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। चूक किसकी मानते हैं आप भी? क्या प्रेडिसेसर्स पुरानी सरकारों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे? यदि ऐसा है तो फिर जो ताकत जनता ने आपको दी है उस ताकत का क्या? और यह भी बता दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब तक कोई दोषी न पाया जाए उसके आशियाने को न ढाया जाए। ऐसे में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन हो गया, इसके बारे में भी बता दीजिए। नहीं, देखिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ। जहां तक विषय है अवैध निर्माण का, तो निश्चित रूप से अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर चलेगा, इसमें किसी रूप में कोई संकोच मुझे कहने में नहीं है। जहां तक विषय है इलीगल कंस्ट्रक्शन का, तो निश्चित रूप से वो बुलडोजर चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चाहे किसी का भी वो निवास स्थान हो, हिंदू हो मुसलमान हो, इससे किसी रूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को इन्हें स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। नंबर 2, जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की सरकार का, वर्ष 2017 भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद से बिल्कुल स्पष्ट है कठोरतम कार्रवाई निरंतर प्रारंभ हुई अपराधियों के विरुद्ध। एक प्रकार से कानूनी कार्रवाई प्रारंभ हुई, लेकिन उससे पहले की सरकार क्या कुछ कर रही थी वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार वर्ष 2017 से पूर्व में थी, और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कोलैप्स हो चुकी थी वो सबने स्पष्ट रूप से देखा। और उत्तर प्रदेश में यदि कुछ चल रहा था तो एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास, एक वर्ग के हित में फैसले लेना, एक वर्ग के हित में कार्य करना, एक वर्ग को तन समर्पित, एक वर्ग को मन समर्पित, एक वर्ग को जीवन समर्पित, एक वर्ग को सरकार समर्पित, एक वर्ग को संगठन समर्पित, इस आधार पर पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश वर्ष 2017 से पहले चल रहा था। ये एकदम सर्वविदित है, बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कठोरतम कार्रवाई ऐसे इस प्रकार के अपराधियों पर की जा रही है वो सर्वविदित है, सबको स्पष्ट रूप से मालूम है। और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराना मैं समझता हूँ किसी रूप में उचित नहीं होगा। और जहां तक विषय नहीं, दोषी कौन ठहरा रहा है सर? आपसे तो लोग सवाल पूछ रहे हैं, आपकी निगाहें तो इतनी अचूक हैं, तेज हैं, कैसे चूक गई? जी बिल्कुल नहीं, देखिए जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी कार्य करने वाले लोगों का, असामाजिक तत्वों का, जिहादियों का, या फिर कानून व्यवस्था तोड़ने वालों का, धर्मांतरण के लिए साजिश रचने वालों का, तो निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई होती रही है और भविष्य में भी कठोरतम कार्रवाई होती रहेगी। किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को, गुंडे को, माफिया को, दोषी को उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं रहने दिया जाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उत्तर प्रदेश यदि चल रहा है, यदि चलेगा, यदि चलता है तो इस संविधान के आधार पर चलता है, इस संविधान के आधार पर, कानून के आधार पर चलेगा। लॉ एंड ऑर्डर कोई ब्रेक करे इसको किसी रूप में संभव नहीं ठहराया जा सकता और कठोरतम कार्रवाई होती रहेगी। ठीक, लेकिन वही बात आती है समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी संविधान की पुस्तक लहराने का कार्य करती है, संविधान की पुस्तक लहराने का कार्य करती है। उन्हें इसका प्रियम्बल भी नहीं पढ़ा, इन्हें पढ़ लेना चाहिए भारतीय संविधान को और भारतीय संविधान के आधार पर चलना चाहिए। ये मेरा विनम्र निवेदन समाजवादी पार्टी से रहेगा। आपने भी संविधान को चलिए हाथ में लेके दिखाई दिया, उस पर पूरा देश चल ही रहा है। सिंह साहब अब आपकी बारी है सर। सब लोगों को आपने सुन लिया, आप ही के ऊपर फिर से वही पुरानी कहानी, आरोप मढ़े गढ़े जा रहे हैं। जो आपने जिस हाल में छोड़ा था उत्तर प्रदेश में, वहीं से इसकी बानगी और वहीं से शुरुआत, अभी चीज़ों को सफाया ही किया जा रहा है। ऐसे में आप बतौर विपक्ष, बतौर एक आम नागरिक अपने इस हाल को कैसे देखते, समझते और आंकते हैं? कुणाल जी, जो बेटा नालायक होता है वो हमेशा अपने बाप को दोषी देता है। सबसे पहले तो जो रिटायर्ड एसीपी हैं इनको बता दें, इन्होंने दो बातें कही हैं जो आपराधिक मानहानि के दायरे में आती हैं। समाजवादी पार्टी धर्मांतरण में सहयोग करती है, समाजवादी पार्टी आपराधिक गैंग के लिए आंसू बहाती है। अगर इसका केस हम लगा देना, इनकी पूरी आप लगाइए, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, लगाइए। अरे चुप रहिए, अरे चुप रहिए, एक मिनट, अरे आप क्या धमका रहे हैं टेलीविजन पर? मुझे केस लगाइए। एक मिनट भूषण साहब, एक मिनट भूषण साहब, एक मिनट बोल लेने दीजिए। उन्होंने सुना है, आप दोनों को सुना है, बहुत तसल्ली से सुना है, अब उनको बोल लेने दीजिए। भूषण साहब, धमकाइए मत, धमकाने से काम नहीं चलेगा। एक मिनट भूषण साहब, सर प्लीज, सीनियर अफसर रहे हैं आप सर, प्लीज
धमका रहे हो टेलीविजन पर बैठकर। भूषण साहब, प्लीज। केस लगाओ। आप सीनियर अफसर रहे हैं, हियर हिम आउट सर, आपको चेहरा दिखाएंगे। हियर हिम आउट। आपको आपका अदालत चेहरा दिखाएगी। आप लगाइए अदालत में जाइए तो सही। आप रोइए छांगुर बाबा के लिए, जमालुद्दीन के लिए रोइए आप बैठकर। भूषण साहब प्लीज सर, प्लीज सर, आप उनको बोल लेने दीजिए, आपको तसल्ली से सुने हैं, आपको उनको भी सुन लीजिए। करोड़ों रुपए भी देगा, जेल भी जाएगा, पूरी जिंदगी जाएगी। बोलिए। अब आते हैं आपके विषय पे, जो तुम्हारा आपका अखिलेश यादव भी नहीं भेज सकता। तुम्हारा कितना अखिलेश यादव आप तुम्हारा कितना वो पर भी नहीं भेज अरे सकता, तेरा तुम्हारा बाप रिकॉर्ड भी नहीं भेज निकालेंगे सकता। तू अपराधी इस Please, sir, देश की please. अदालत है। इसीलिए तू तुम्हारा बेचैन है। Please, I would request to अखिलेश maintain the यादव decorum of the अदालत show. नहीं Please, है। sir. अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट नहीं है। पर्सनल नहीं जाइए जाएंगे, अदालत के अंदर। पर्सनल नहीं जाना इसको चुप चाहिए सर, कराइए। प्लीज प्लीज, हम लोग इसको चुप डेकोरम कराइए। मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। प्लीज सर, हियर हिम आउट प्लीज। अपनी बात कहो ना। आप जो बात आती है, अपनी बात कहिए। एक मिनट भूषण साहब, अरे प्लीज चुप सर, रहिए। भरत सिंह साहब को अरे बोल तो लेने फिर दीजिए। अब जो बात आती है, अपनी बात रखो। हाँ भूषण अरे साहब चुप प्लीज, रहिए। एक मिनट सर प्लीज। बार बार टोक रहा है। अब जो बात आती है बलरामपुर जिले की, हाँ बलरामपुर जिला अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिला है, दो कारणों से। एक तो नेपाल से लगा हुआ है, दूसरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक प्रमुख मंदिर है वहां पर, और देवी पाटन मंदिर जो शक्तिपीठ भी है। वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स एसएसबी भी लगी रहती है, एलआईयू भी काम करती है, स्थानीय पुलिस रहती है और मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रह के वहां पर काम करती है। एक व्यक्ति 100 करोड़ रुपए एफसीआरए से लेके आया। 11 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही थी? क्योंकि एफसीआरए को लिमिट कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। फिर कैसे एफसीआरए आया, उसका जांच क्यों नहीं किया गया? दुरुपयोग बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जितनी एफसीआरए अब आ रहे हैं उनकी जांच हो रही है, क्यों जांच नहीं हुआ? फिर बताते हैं 40 देशों में घूम के आया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति बार बार 40 देशों में जा रहा है, जांच कौन करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फेल्योर है। अब दूसरा आ जाते हैं, जो स्थानीय स्तर पे थाना, क्योंकि जब निर्माण होता है, 100 करोड़ की बिल्डिंग का निर्माण होता है, जाने कितने भी गए बताया आपने, स्थानीय थाना को पता रहता है। ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के जो कुछ सिपाही लोग प्रमोटेड पोस्टेड रहते हैं, वो पैसा लेके ऐसे कार्य कराते हैं। तो निश्चित रूप से जो कार्य उसने घृणित कार्य किया है, पहले बात, सबसे पहले थाना स्थानीय को सस्पेंड कर देना चाहिए और बर्खास्त कर देना चाहिए। वहां के एसएसपी को बर्खास्त कर देना चाहिए। बर्खास्त कह रहा हूं, बर्खास्त, जबकि राज्य सरकार का विषय नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करे तो बर्खास्त कर सकती है और उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। स्थानीय जो डीएम है उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। इस पे एनआईए की जांच करनी चाहिए। एनआईए जांच करे कि पिछले, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई और योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, एक राष्ट्र विरोधी व्यक्ति इतना बड़ा कार्य कर कैसे रहा था? नहीं, ये सवाल ये तो बताते हैं। हाँ। ये बताते हैं कि हमने यहाँ से जो है, योगी आदित्यनाथ भी अपने मंचों से बताते हैं कि मैंने यहाँ से सारे संस्थागत गिरोह खत्म कर दिए। ये गिरोह किस लिए काम कर रहा था? जाहिर होता है स्थानीय थाना, स्थानीय प्रशासन का उसका सहयोग प्राप्त था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी सहयोग प्राप्त था। भूषण साहब, रुख आपका करेंगे सर। अब देखिए, विधायिका का काम है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। सर, ये तो बेसिक ड्यूटी में आता है। इसके बारे में लोगों को कब जानकारी मिल पाएगा? क्या कोई जिम्मेदारी तय की जाएगी? नीचे से ऊपर तक कहाँ लैप्स हुआ है? अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी? कोई कार्रवाई होगी? या फिर वही पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप में या पूरे मामले का पटाक्षेप देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं सर आप आगे का रास्ता? जी, आपके टेलीविजन पर ही चल रहा है कि उसकी तमाम जो बिल्डिंग्स जो बताई जा रही है बलरामपुर में, जमींदोज की जा रही है। हाँ। और जहां तक यूपी की राजनीति का सवाल है, मैं इतनी लंबी लिस्ट है, अतीक अहमद, आजम खान, अफजाल अंसारी, जहाँ से कितने क्रिमिनल जो पार्टी से जुड़े रहे, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहे, जिनकी प्रॉपर्टी जमींदोज हो गई है या जेल में आराम फरमा रहे हैं। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है। नाम लिस्ट पढ़ने लोगों में तो बहुत सारे, वीरेंद्र सिंह एमपी हैं, रामभूल निषाद हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, अभय सिंह हैं, इतने लीडर अरे हैं। नाम तो पढ़ना आता है, नाम तो पढ़ना सीख ले भैया। अरे आपको एसीपी रहे हो, पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? आपका नाम नहीं ले रहा हूं, नाम नहीं सीख बोला है। बोलना सीख लो। आपका नाम नहीं लिया, एसीपी रविंदर रहे का हो नाम यार, नहीं इज्जत लिया रखो है। अपनी। मैंने रविंदर अपनी का इज्जत नाम नहीं रखो, लिया पुलिस डिपार्टमेंट है। की मैंने इज्जत रविंदर रखो। का नाम नहीं लिया। तुम्हारे को बहुत दर्द हुआ ना, अतीक अहमद का, अफजाल अंसारी का, आजम खान का नाम सुनकर दर्द हो रहा होगा। पेट में बहुत दर्द हो रहा होगा, मुझे पता है। क्योंकि तू अपराधी है, तुझे दर्द हो रहा भाई है। ये
आंसू भाई ये रोइए, तू अपराधी है, तुझे पर आप दर्द हो रहा अपराधी होगा, है, तू उनके पहले पुलिस खिलाफ में चला कार्रवाई गया। करेगी। अब वो टाइम चला गया अखिलेश बाबू का, अखिलेश बाबू का टाइम गया। अब देश है, नया देश है, अखिलेश नया बाबू सरकार आएंगे है। और सबसे पहले तेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अरे अभी करवाते हैं। अरे सपने एक महीने लेते के अंदर रहिए। तेरे खिलाफ अब आप कार्रवाई सपने कराते हैं, सपना थाना लीजिए, पुलिस या सपना अंदर घुस सपना जाएगा लीजिए, तेरे। सपना वो भूल जाइए आप उसको। यदि इस तरह से आप बुराई करते रहे ना नहीं, तो जीरो नहीं 2 माइनस महीना में इंतजार जाओगे। कर, उसके बाद जीरो तेरा नहीं बताते हैं माइनस में सपना चले कैसे सही जाओगे, होता है। माइनस में चले जाओगे, आप माइनस में जा रहे हो। माइनस अपने हालात देखिए, अपने हालात देखिए, बाबा है क्या? हालात ब्रह्मा जी है? अपने गिरेबान में ब्रह्मा जी जाकर है? देखिए, अपने हालात देखिए। भविष्य का वक्ता है क्या? ये जो बर्बादी है उत्तर प्रदेश की आपकी वजह से हुई, आपकी पार्टी की वजह तेरे से। जैसे ये जो अपराधी मुस्लिम प्रेम है, पुलिसकर्मियों के कारण आपका जो है। मुस्लिम प्रेम, ये मुस्लिम तेरे प्रेम जैसे जो है, अपराधी जो ये आपका पुलिसकर्मी मुस्लिम होते हैं वही प्रेम आपको अपराधियों ले को डूबा। पालते हैं। आपका मुस्लिम प्रेम आपको ले डूबा है। रविंदर नाम पता नहीं मुझे, रविंदर खान लिखते हैं, मुझे नहीं पता, मोहम्मद रविंदर लिखते हैं। आपको तो लिखना चाहिए तू था पागल हो गया। मोहम्मद खान या नहीं सर, प्लीज उस पे नहीं जाते हैं। रविंदर। रिलीजन वाले बैंटर पे जाएंगे तो पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा मामला। नहीं, मुद्दे पे रहते हैं सर, प्लीज। नहीं नहीं, किसी का नाम क्या है उसके बारे में नहीं बोलेंगे सर, देखिए आपका आईना, प्लीज। पर्सनल नहीं जाएंगे, मुद्दे पे बात करेंगे, वही कोशिश हम कर रहे हैं। आपसी तूतू में क्या हो जाएगा? अपना आईना देख प्लीज भूषण साहब, क्या अकाउंटेबिलिटी तय होगी? मैं उस मूल सवाल पर दोबारा आ रहा हूँ। एक मिनट सिंह साहब, एक मिनट। भूषण साहब, मैं उस सवाल पर दोबारा आ रहा हूँ, क्या अकाउंटेबिलिटी तय होगी? क्या सिर्फ नेता ही जिम्मेदार हैं और क्या कोई अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार नहीं? रविंदर खान, नहीं प्लीज भूषण साहब प्लीज, भूषण साहब प्लीज, पर्सनल नहीं सर, पर्सनल नहीं, प्लीज सर। आप कम से कम सीनियर अधिकारी रहे सर, प्लीज पर्सनल मत जाइए। अब मैं ऐसे भाषा बोलना शुरू करूंगा तो तू उठ के भागेगा यहाँ प्लीज से। ठीक है, एक मिनट सिंह साहब, एक मिनट भूषण साहब, मलिक साहब, तू अवैध संतान है। एक मिनट प्लीज सर, प्लीज। पर्सनल बैंटर में नहीं जाएंगे सर, प्लीज। अविरल मलिक साहब, अब देखिए बात तो बलरामपुर की हो रही है, आप इससे फेलियर मानते भी। एक मिनट सिंह साहब, एक मिनट। नहीं मलिक साहब पर्सनल नहीं सर, प्लीज मुद्दे पे रहिए। आप तो कम से कम समझिए, मलिक साहब आप समझिए, पर्सनल नहीं। किसी के नाम को क्यों डिस्टॉर्ट करना, प्लीज प्लीज। मलिक साहब मेरा सवाल यह है कि क्या कोई अकाउंटेबिलिटी तय होगी या फिर मकान को जमींदोज कर लेने से? एक मिनट मलिक साहब, आपने कहा कि चलिए जो अवैध निर्माण है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी सर। अभी लेकिन वो व्यक्ति दोषी तो नहीं है, मेरे ख्याल से वह आरोपी है, तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में उसे नहीं आना चाहिए। सरकार यदि कानून को खुद हाथ में ले लेगी, मेरा एक जनरल सवाल है, लोगों के मन में यह बात रहती है, तो फिर एक वर्ग को ऐसा लगता है, वर्ग विशेष को, कि उसके खिलाफ जाति हो रही है। इस मिथ को या इस मिसकंसेप्शन को कौन दूर करेगा और किसकी जिम्मेदारी है? जी नहीं, देखिए अपना अपना जिसे लगे कि जाति हो रही है, अपना अखबार उठा के उसे पढ़ लेना चाहिए। अखबार में छपा हुआ है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कि जो अवैध निर्माण है उस पे बुलडोजर चल रहा है और अवैध निर्माण पे चलना चाहिए। अवैध निर्माण किसी का भी होगा उस पे बुलडोजर चलेगा, डंके की चोट पे चलेगा। जहां अवैध निर्माण किया हुआ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, निश्चित रूप से उस पे चलना चाहिए, उसमें क्या दुरा है। निश्चित रूप से कोर्ट कहता है इसमें क्या समस्या है। और जो लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल के आधार पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, अपूरणीय है। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी गरीब पीड़ित शोषित वंचित के प्रति समर्पित राजनीतिक दल है और कठोरता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। अपराधियों पे, जिहादियों पे, माफियाओं पे, गुंडों पे और एक प्रकार से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में भी होती रहेगी। ठीक है, लेकिन कोर्ट तो सर यह भी करता है, कहता है अवैध निर्माण भी है तो आप उसे नोटिस तो दीजिएगा ना भाई, उसे इत्तला तो कीजिएगा। इसका मतलब आपने उसे दोषी मान लिया है और आपने कार्रवाई कर दी है। जी देखिए, मैं एक एक करके स्पष्ट कर देता हूँ। जो कानूनी कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, जो नोटिस दिए जाने की बात है या फिर जो एक प्रकार से बात है गैर कानूनी निर्माण की, अवैध निर्माण की, तो निश्चित रूप से जहाँ भी लीगल नहीं ठीक है, वो तो आप कहते ही हैं, वो आप कर भी रहे हैं। कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, नियम है और कठोरतम कार्रवाई उसी के तहत हो रही है, ना कि इसके तहत भाई वो वर्ग विशेष है। वर्ग विशेष से होने के नाते कोई कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं की जाती। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, वक्त इतने की इजाजत देता है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में आज बस इतना ही, नमस्कार।